तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पार्ट में हमने लाइफ स्पेन और रिप्रोडक्शन के टाइप के बारे में पढ़ा था। आज के पार्ट में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। अगर आपने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें। आज के लेक्चर में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डिटेल स्टडी करेंगे और हम बाइनरी फिशन इन अमीबा को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की शुरुआत करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जैसा कि हम लोग जानते हैं, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें सिंगल पेरेंट्स की ज़रूरत होती है। तो सिंगल पेरेंट्स की जो ज़रूरत होती है, जिससे कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, मतलब सिंगल पेरेंट्स होता है इसीलिए कोई क्रॉसिंग नहीं होती गैमेट्स में। जो हमें प्रोगेनी मिलती है वो मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर होती है अपने पेरेंट्स से, जिसे हम क्लोन बोलते हैं। चलिए हम बात करते हैं एनसीईआरटी के 2 पॉइंट की, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। कि जो पहला पॉइंट है उसमें लिखा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में ही कॉमन होता है, जैसे कि अमीबा एंड पैरामेसियम। पहला जो दूसरा पॉइंट है उसमें मैं बता रहा हूँ आपको, जो प्रोटिस्टा और मोनेरा ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो अपने आप को सिंपल सेल डिवीजन से ही डिवाइड कर लेते हैं। अमीबा का जो डायग्राम होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। जो अमीबा में जो आप फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देख रहे हैं, इनको आप बोलते हैं स्यूडोपोडिया और फाल्स फीट। स्यूडो मीन्स होता है फाल्स एंड पोडिया मीन्स होता है फीट, तो हम इसको फाल्स फीट बोल देते हैं। जो स्यूडोपोडिया होता है वो अमीबा को लोकोमोशन में मदद करता है। जो अमीबा फूड लेता है वो स्यूडोपोडिया की ही मदद से लेता है। अमीबा के जो बीच में होता है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, जो अमीबा के सेंटर बोला जाता है। अगर दूसरे पॉइंट ये होता है साइटोप्लाज्म, जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाया जाता है। यह है सेल मेम्ब्रेन, यह है न्यूक्लियस और इसके बीच में है साइटोप्लाज्म। दूसरे स्टेम में जो अमीबा का जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा ग्रो में आ जाता है, अमीबा भी थोड़ी ग्रोथ करती है। और जो अमीबा का न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा एक्सटेंशन में आ जाता है। तीसरे पॉइंट में अमीबा के न्यूक्लियस में भयंकर एक्सटेंशन होती है। तो अमीबा का जो न्यूक्लियस होता है वो धीरे धीरे अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने लगता है रिप्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, इधर जो ऑर्गेनेलिज होते हैं दूसरे, वो भी अपने आप को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने लगते हैं और साइटोप्लाज्म भी अपने आप को धीरे धीरे डिवाइड करने लगता है। ठीक है, इसको बोलते हैं बाइनरी फिशन। ये पूरा प्रोसेस जो चल रहा है वो बाइनरी फिशन का ही चल रहा है। और इधर पॉइंट में जो अमीबा का जो न्यूक्लियस है वो धीरे धीरे डिवाइड होने की कगार पे है। और इधर अमीबा का न्यूक्लियस डिवाइड हो गया और 2 डॉटर सेल में अमीबा कन्वर्ट हो गई। तो हमने देखा कि कैसे पेरेंट अमीबा ने अपने आप को डॉटर सेल में कन्वर्ट कर लिया। यही डॉटर सेल आगे जाके अपने आप को एक अमीबा में कन्वर्ट कर लेंगी ग्रोथ करके। जो मैंने आपको बाइनरी फिशन इन अमीबा बताया है उसका डायग्राम मैंने एनसीईआरटी के पेज नंबर 5 के फिगर नंबर 1.V से लिया है, वहाँ जाकर आप भी देख सकते। तो चलिए बात करते हैं इंसिस्टेशन एंड स्पोलेशन की। ये प्रोसेस अमीबा के अंतर्गत ही आते हैं। सपोज डेट दिस इज़ अमीबा। जब अमीबा अपने आसपास अनफेवरेबल कंडीशन को देखती है, जैसे ज़्यादा टेम्परेचर का होना, जैसे कि अमीबा मान लीजिए 30 डिग्री सेल्सियस में अपने आप को डिवाइड करती है, रिप्रोडक्शन करती है। तो मान लीजिए टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का 50 डिग्री सेल्सियस है, तो अमीबा क्या करेगी? टेम्परेचर से बचेगी तो अपने ऊपर एक कवच बनाएगी। तो कवच वो किस रूप में बनाएगी? अपने ऊपर 3 सेल बनाएगी सिस्ट की, हार्ड सेल 3 सेल बनाएगी सिस्ट की। अपने ऊपर 3 सेल वो सिस्ट की बना लेगी। मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी है। अपने ऊपर 3 सेल, 1 2 3, ये सिस्ट की सेल है। तो इस प्रोसेस को, मतलब सिस्ट की सेल अपने ऊपर बनाने को, प्रोसेस को इंसिस्टेशन बोल दिया गया। मतलब अमीबा जब अनफेवरेबल कंडीशन देखेगी तो सिस्ट बनाएगी, सिस्ट की 3 लेयर बनाएगी, तो उस प्रोसेस को हम बोल देंगे इंसिस्टेशन। तो चलिए, जब फेवरेबल कंडीशन वापस आएगी तो अमीबा अपने आप को मल्टीपल फिशन से डिवाइड कर लेगी। ये लेयर नहीं हटाएगी, अभी मल्टीपल फिशन से डिवाइड कर लेगी।
और अपने अंदर सीडोपोडियो स्पोर बना लेगी बहुत सारे। मल्टीपल फिशन से अपने आप अंदर ही डिवाइड करके सीडोपोडियो स्पोर बना लेगी, इसके अंदर लेयर के अंदर डिवाइड करके। ये सीडोपोडियो स्पोर्स फोर्स लगाएंगे, फोर्स लगाने से सिस्ट की सेल्स हैं ये ब्रेक हो जाएंगी, ब्रस्ट हो जाएंगी, तो सीडोपोडियो स्पोर्स बाहर आ जाएंगे। बाहर आके एक अपने आप को ग्रोथ में लाकर एक नई अमीबा बना लेंगे। इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पोरुलेशन। एक बार फिर समझते हैं। जब अमीबा अपने आसपास अनफेवरेबल कंडीशन को देखती है तो वो क्या बना लेती है, तीन लेयर बना लेती है सिस्ट की। उस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेस्टेशन। ठीक है, जब फेवरेबल कंडीशन वापस आ जाती है तब अमीबा अपने आप को डिवाइड करके सीडोपोडियो स्पोर में बदल लेती है, अपने आप को डिवाइड कर देती है। तो 3 सेल जो होती हैं वो ब्रस्ट हो जाती हैं। उसके बाद सीडोपोडियो स्पोर बाहर आ जाती हैं, तो अपने आप को अमीबा में कन्वर्ट कर लेती हैं। ये था हमारा इंसेस्टेशन एंड स्पोरुलेशन। तो चलिए चलते हैं इसके नोट्स को, इसके डिफिनीशन को देखते हैं। यह है इसका मैंने सही से हाइपोथेटिकल डायग्राम बनाया है। ऐसा होता नहीं, मैंने हाइपोथेटिकल डायग्राम ऊपर से लिख भी दिया है, आपको नोट्स में इसको बना लीजिए। और इंसेस्टेशन की डिफिनीशन मैंने लिखी है, स्पोरुलेशन की डिफिनीशन लिखी है, इसको भी वीडियो को पॉज करके इसको लिख लें। पूरी डिफिनीशन कवर है, एनसीईआरटी से ही मैंने ली है, इसको लिख लें। तो चलिए अब आते हैं बडिंग इन ईस्ट पर। तो सबसे पहले ईस्ट पर बात कर लेते हैं। ईस्ट इज ए टिनी यूनिफोरलर नॉन ग्रीन प्लांट विच इज आल्सो नोन एज फंगस। तो चलिए समझते हैं बडिंग इन ईस्ट। ये जो फिगर मैंने बनाया है यहाँ पे कॉपी पे, ये बडिंग इन ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो एक बार मतलब स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझेंगे। ये हमारी ईस्ट, पेरेंट ईस्ट इसको हम बोलेंगे। इसकी जो आउटर कवरिंग है इसको बोलेंगे सेलवाल। जो बीच में है इसको बोलेंगे न्यूक्लियस, इसको हम सेंटर भी बोल सकते हैं। और न्यूक्लियस और सेलवाल के बीच का जो स्पेस है उसको हम साइटोप्लाज्म बोलेंगे। दूसरे स्टेप में आते आते सेलवाल के बीच के बाहर मतलब एक बड ऐसी एपियर होगी, और न्यूक्लियस भी एक्सटेंडेड वे में चला जाएगा। और तीसरे स्टेप में न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा और एक ईस्ट ऊपर से कट जाएगी, मतलब इधर पेरेंट ईस्ट है। इसको हम अनइक्वल डिवीजन भी बोल सकते हैं। ये न्यूक्लियस मतलब दूसरे स्टेप में थोड़ा एक्सटेंडेड वे में था और तीसरे स्टेप में बिल्कुल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तीसरे स्टेप में, चौथे स्टेप में आते आते ये रिप्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। इसको हम अनइक्वल डिवीजन भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो डॉटर बनी है वो छोटी है और इधर वाली जो पेरेंट है बड़ा, मतलब अनइक्वल है, तो इसको अनइक्वल डिवीजन भी बोल सकते हैं। ये हमारा था बडिंग इन ईस्ट। अगर हम टिग्नम फंगी और कुछ सिंपल प्लांट्स जैसे अलगे को देखें, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की मदद से ही रिप्रोडक्शन करते हैं। एनसीईआरटी में 4 एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर दिए गए हैं, उनको हम जानते हैं, उनके बारे में देखते हैं। जो पहला एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो जूस्पोरस है। तो जूस्पोरस क्या होता है, मोटाइल होता है, माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक होता है, जो क्लाइमीडोमोनाज में पाया जाता है। दूसरा है कोनिडिया पेनिसिलियम, एक प्लांट होता है, उसके ऊपर होता है। कोनिडिया की मदद से ही पेनिसिलियम रिप्रोडक्शन करता है। अगर जो ईस्ट और हेड्रा में देखें तो बर्ड्स की मदद से वो रिप्रोडक्शन करते हैं, जो हम पीछे देख चुके हैं। अगर हम गेमुल्स देखें वो स्पोंगस में होते हैं, उनकी मदद से ही वो रिप्रोडक्शन करते हैं। अगर हम इनके डायग्राम को एनसीईआरटी में देखें, अगर आप इनके डायग्राम को देखना चाहें, इनके डायग्राम एनसीईआरटी के पेज नंबर 6 में दिए गए हैं, फिगर नंबर 1.3 है। तो चलिए देख लेते हैं इनके डायग्राम भी। ये मैंने आपको एनसीईआरटी के पेज नंबर पे दिखा दिए हैं, तो ज़रा इनको देख लें। तो चलिए हम देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगुल इन एंजियोस्पर्म। ये देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगुल होते क्या है। वेजिटेटिव प्रोपेगुल आर द स्ट्रक्चर विच गिव राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग इन प्लांट्स। दीज स्ट्रक्चर कॉल वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स। ठीक है, जो स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर जो एक नए प्लांट्स को दे दें,
उन्हें हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल बोलते हैं। अगर हम देखें एनिमल्स में, जो सिंपल एनिमल होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का यूज होता है। अगर हम सिंपल प्लांट्स की बात करें तो उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का यूज होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के लिए वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल की ज़रूरत होती है। जैसे अगर हम पोटैटो में देखें तो उसमें आइज होती हैं, जो खुदरा खुदरा सा होता है उसको हम आई बोलते हैं। उसी से एक नया प्लांट, अगर उसको काट के लगा दें तो उसी से एक नया प्लांट ग्रो हो जाए। पोटैटो का स्ट्रक्चर दिखा देता है, उसमें देखो आई पाई जाते हैं। अगर हम इस पार्ट को काट लें और इसको लगा दें तो एक नए प्लांट्स में ग्रो हो जाएगी। ठीक है, लिखा है जर्मिनेटिंग आई बर्ड्स। एनसीईआरटी में आपको एनसीईआरटी का डायग्राम आपको। उसी तरह गिंगर और बनाना में राइजोम पाया जाता है, अगेम में बुलबिल पाया जाता है और ब्रायोफाइलम में लीफ बड पाया जाता है और वाटर हाइसिंथ में ऑफसेट पाया जाता है। इन सब के डायग्राम आपको एनसीईआरटी में चल के आपको दिखा देता हूँ। ये रहे इनके डायग्राम, ज़रा वीडियो को पॉज करके इनके डायग्राम देख लें और इनको समझ। तो चलिए बात करते हैं टेरर ऑफ बंगाल की। एक बीट के रूप में ग्रो होता है और इसका ग्रोथ रेट हाई है। ग्रोथ रेट हाई होने के कारण इसके कुछ हार्मफुल इफ़ेक्ट है हमारे इकोसिस्टम पे, कुछ इसके हार्मफुल इफ़ेक्ट पड़ते हैं। और इसको इंडिया में लाया गया था क्योंकि ये इसके तीसरे पॉइंट में जैसा कि मैंने लिखा है, इसको इंडिया में इसलिए लाया गया क्योंकि इसके फ्लावर बहुत ब्यूटीफुल हैं, इसका कलर भी पिंक वायलेट है और इसकी लीफ भी बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी और अभी भी मतलब ग्रो बहुत मात्रा में ग्रो है। और इसका जो जहाँ पे ग्रो होता है रुके हुए पानी में मोस्टली ये ग्रो होता है। और इसको टेरर ऑफ बंगाल इसलिए कहा गया क्योंकि ये ऑक्सीजन, जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है वो पानी से, वाटर से ले लेता है। और जितने भी एक्वाटिक एनिमल होते हैं वो ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं ले पाते, धीरे धीरे उनकी डेथ होने लगती है। ठीक है, ये पहला रीजन है, इसको टेरर ऑफ बंगाल इसलिए कहा गया। ये पहला रीजन जो मैंने लिखा है पहले पॉइंट में। और दूसरा रीजन है मैंने लिखा है कि पूरी जो जिस तालाब में है तो पूरे तालाब को ही कवर कर लेता है। और जो धूप होती है, आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए धूप बहुत ज़रूरी है, तो ये जितने भी एक्वाटिक प्लांट हैं उनको धूप नहीं लेने देता, मतलब कवर कर लेता है। इसीलिए जितने भी एक्वाटिक प्लांट हैं वो धूप नहीं ले पाते तो धीरे धीरे उनकी भी डेथ हो जाती है। ये दूसरा पॉइंट है।